ये कि राहुल गांधी जी ने जो यात्रा शुरू की है, इसका मुहूर्त कैसा था, जरा इस पे विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि वो जहां से चले हैं, पहले वो चले असम से, तो देवड़ा साहब मुंबई में अलग हो गए। वो बंगाल की तरफ उठे तो ममता दीदी ने अलग स्टैंड ले लिया। उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने अलग स्टैंड ले लिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग हो गई। बिहार पहुंचे तो गठबंधन ही पलट गया। आज वो रांची में है। साहब, सरकार तो बच गई पर वहां भी मुख्यमंत्री चला गया। तो जरा विचार करना चाहिए उन लोगों को कि उन्होंने ये कौन से मुहूर्त में काम शुरू किया है। परंतु उसके उपरांत जिस ढंग से इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है, तो उसके लिए जो हकीकत से मुंह मोड़े हुए हैं, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आंख मूंद लेने से ये खतरा न टल जाएगा। आंख मूंद लेने से ये खतरा न टल जाएगा। अब वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा, और शिजरा बिखरने को है इस मोहब्बत की दुकान का, झूठी तसल्लियों से अब संभाला न जाएगा। और यह भी एक संयोग देखिए कि कल माननीय खड़गे जी के मुंह से निकल गया था 400 पार, और शाम को दीदी ने कह दिया कांग्रेस को तो 40 की दरकार। मतलब आप ये सोचिए कि यहां पे विषय आया 400 पार, वहां आया 40 की दरकार, और गठबंधन में मची हुई है ऐसी मारामार कि प्लीज प्रमोद जी, प्रमोद जी आज गठबंधन के अंदर जिस प्रकार की मारामार है, तो मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन के लोगों के दिल में तो ये विचार आ रहा होगा, आपको मौका आएगा बोलिएगा प्लीज, कि ये रश के जन्नत मुझे कोई आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। आपको मौका आएगा तो आप बोलिएगा। अच्छा चलिए, ममता दीदी ने तो कहा ना 40 की दरकार, इसमें तो कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है कि 40 भी नहीं मिलेंगी। तो महोदय, मैं कहना चाहता हूं, आज जिस ढंग की गठबंधन में मारामार हो रही है, तो मुझे लगता है कि शायद वो गठबंधन के सदस्य लोग कह रहे होंगे कि ये रश के जन्नत मुझे अब रास आती नहीं, मैं तो जहन्नुम में ही खुश था, है मेरे परवरदिगार। और एक बिंदु मैं और कहना चाहता हूं, बहुत गंभीरता से आज हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं कि साहब वो SC ST OBC के आरक्षण को लेकर, उनकी जनगणना को लेकर बहुत कंसर्न है, उनके मन में बड़ी वेदना है। तो मैं पूछना चाहता हूं, यदि उस आरक्षण के लिए इतनी वेदना है, चाहे वास्तविकता में वेदना है या वोट के तराजू पर तौल कर, सियासत के माहौल को खोल कर तब देखा जाता है कि किस आरक्षण का कब इस्तेमाल करना है। अगर ये सच था, तो क्या ये सच नहीं है कि इन्हीं लोगों के शासनकाल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से SC ST OBC का आरक्षण समाप्त हो गया? कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया। 81 में फिर इंदिरा जी की सरकार लाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर क्वैश कर दिया। 2006 में मनमोहन सिंह जी की सरकार फिर लेके आई। कहां चला गया, कहां चला गया? इसलिए कि वोट बैंक पे तौला जाता है कौन सा तगड़ा वाला वोट बैंक है, फिर उसके लिए बोला जाता है। जामिया में खत्म, जम्मू कश्मीर में SC ST OBC का आरक्षण नहीं, क्यों नहीं? और मैं बताना चाहता हूं, जो लोग आज कहते हैं समाज के उन वर्गों के लिए, जम्मू कश्मीर इस देश का एक ऐसा इकलौता राज्य था जहां वाल्मीकि समाज के प्रतिभाशाली बच्चे चाहे कितना भी पढ़ जाएं, सिर्फ सफाई कर्मचारी बन सकते थे। जब 370 हटी है, उसके बाद वो बराबरी मिली है। आप इस सीमा तक दबा के रखते थे, और हमने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है। यह दर्शाता है मोदी जी की सोच और आपकी सोच में कितना बड़ा अंतर है। और फिर इतना ही नहीं है माननीय सभापति महोदय, बाकी तो छोड़ दीजिए, ये लोग तो अगर इनके नेता के घर पर भी अटैक हो जाए और लगे कि वो दूसरा वाला वोट बैंक ज्यादा तगड़ा है, चुप्पी साध लेते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के एक MLA थे, 2018 या 20 की बात है, अखंड श्रीनिवास मूर्ति, अनुसूचित जाति के थे। उनके घर पर अटैक हो गया, और अटैक करने वाले लोग जला के फूंक दिए। उसके बाद भी लोग शांत रहे, उन लोगों को बेल भी मिल गई। वो बेचारे सुप्रीम कोर्ट गए बेल क्लैश कराने, अब तो खैर पार्टी भी छोड़ के चले गए। तो ये तो वो है कि वोट बैंक की सियासत के लिए अगर घर फूंक तमाशा देखना हो, तो वो भी देखने के लिए तैयार रहते हैं, इनको उसमें भी किसी भी प्रकार की। और फिर मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, वो कौन था ये बताइए? अगर इस देश के किसी प्रधानमंत्री ने, मान्यवर सभापति जी, कोई बात अगर इस देश में बोले प्लीज प्लीज, अरे सभापति जी, मैं पूछना चाहता हूं,
इस देश में किस प्रधानमंत्री ने कहा था मुस्लिम शुड हैव द फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया? आपने तो नहीं कहा एससी, एसटी, ओबीसी और गरीब का होना चाहिए। हमारे मोदी जी ने कहा गरीब का पहला हक है, वंचित का पहला हक है, किसान का पहला हक है, महिला का पहला हक है। यह दिखाता है कि आपकी हकीकत क्या थी, दिल में क्या है और सामने क्या है। फिर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये हकीकत जो बोली थी मनमोहन सिंह जी ने ऐसे ही नहीं थी। कर्नाटक की सरकार ने एक आदेश निकाला है। जिस समय चुनाव लड़े थे तो कहा था कि हम सबको जैसे 2000-3000 की जिस प्रकार की छूट देंगे, चुनाव में आ गए। फिर आदेश निकाला कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग 4 व्हीलर खरीदना चाहेंगे तो सरकार 50% पे करेगी। यानी अगर 4 लाख का होगा तो 2 लाख पे करेगी, 6 लाख का होगा तो 3 लाख पे करेगी। यह है असलियत। एक वोट बैंक के लिए 2 और 3 हजार और दूसरे के लिए 3 लाख। मान्यवर, इसलिए जो पहले था वही आज भी है। और फिर मैं और बताना चाहता हूं, आपस में बात ना करें। हमारे पश्चिम बंगाल के लोग, माननीय सभापति जी, अभी पिछड़ा वर्ग आयोग ने पश्चिम बंगाल की सरकार को तलब किया है। किस बात के लिए तलब किया है? क्योंकि उन्होंने 81 जातियों को जोड़ा ओबीसी में और उसमें 73 मुस्लिम थे। पिछड़े वर्ग आयोग ने पूछा ये कैसे हुआ? साहब अभी तक उसका सही जवाब नहीं दे पाए। और मोस्ट बैकवर्ड के लिए उन्होंने 87 जातियों की रिकमेंडेशन की, उसमें 80 मुस्लिम थी। पिछड़े वर्ग आयोग ने पूछा है और मेरी जानकारी के अनुसार 8 फरवरी को उनके चीफ सेक्रेटरी को, वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को बुलाया हुआ है। यह मैं देश के सामने रखना चाहता हूं। यह है असली हकीकत। ऊपर से खाने के दांत और दिखाने के दांत और है। इसलिए हम ईमानदारी के साथ, पूरी संवेदना के साथ हम समाज के सभी वर्गों में किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बगैर ईमानदारी से उनके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। और ये वैसे विचार हमारे मित्र लोग अन्यथा न लें, ये उन लोगों की आदत, माननीय सभापति महोदय, पुरानी है। अगर इन लोगों को कोई आपत्ति हो तो मैं कहना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को जालंधर में अपने भाषण में कहा था, और किसी को समस्या हो तो डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इन 2014, उसके वॉल्यूम 17 और पार्ट 3 में वो पूरा भाषण है, जिसमें वो बड़े दुख के साथ कहते हैं कि नेहरू जी को माइनॉरिटी कम्युनिटी के प्रति कुछ बहुत ज्यादा लगाव है और इसलिए वो दलितों के हितों की अनदेखी कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस बात के विरोध में नहीं हूं कि मुस्लिमों को नहीं मिलना चाहिए, परंतु दलितों की कीमत पर मिले, मुझे इस बात का बहुत दुख है। और मैं उनका वर्ड कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि नेहरू जी पिछले 20 साल से इस देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। उन्होंने 2000 से अधिक भाषण दिए होंगे और उसमें उन्होंने अनेक बार मुस्लिम समाज के लिए बहुत सारी बातें कही हैं, मगर दलितों के लिए उनको वो देखने को नहीं मिलता। और उनका जो वर्ड है कि मैं मुस्लिमों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, ये मेरा विचार है, परंतु मुस्लिमों को दलितों की कीमत के ऊपर आनंद करवाया जाए, यह मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि दलितों को अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। ये डॉक्टर अंबेडकर के स्पीचेस में लिखा हुआ है। और आज वैसे एक और बात बता दूं मान्यवर, आज ये लोग अपने हिसाब से कैसे बदलाव करते हैं। मान्यवर, मैं देश के समक्ष ये कहना चाहूंगा कि जातिगत आइडेंटिटी की बात आती है तो इस देश में एक ही नेता है जिसकी जाति, उपजाति और गोत्र भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, क्योंकि तब उनको लगता है कि उसका फायदा हो सकता है। और इतना ही नहीं, जनेऊ भी दिखाया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यानी तब लगा कि शायद इसका फायदा हो सकता है, मगर फिर जब लगा कि कुछ और होना चाहिए तो बदल गए। सिर्फ 5 साल के अंदर बदल गए। और मैं ये भी बात बताना चाहता हूं मान्यवर, जब ये लोग जातिगत विषय की बात करते हैं तो ये भी एक संयोग, इसको अन्यथा न ले। ऑन द लाइटर नोट मैं कहता हूं, इस देश में एक ही प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपनी जातिवाचक संज्ञा अपने नाम के आगे लगाई। हमने कभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी नहीं कहा था, मगर एक ही पंडित जी हुए भारत की राजनीति में, यानी तब उसका फायदा था तो उस चीज को आगे करना है, आज दूसरा फायदा है तो दूसरे को आगे करना है। इसलिए परिस्थितियों के अनुसार इनका सामाजिक न्याय का समीकरण बदलता रहता है, यह मैं देश को बताना चाहता हूं। जबकि हमारी सोच पिछले 70 सालों में कभी भी किसी भी प्रकार से बदली नहीं है। और
मैं यह भी बताना चाहता हूं, इनके एक नेता थे, कल माननीय खड़गे जी ने एक विषय की बात कही, जिस विषय की उन्होंने ट्वीट की बात कही, वो ट्वीट डिलीट भी कर दिया गया था और यह भी बता दिया गया था कि वो गलत ट्रांसलेशन था, मगर शायद उनको रिसर्च देने वाली टीम ने ध्यान नहीं दिया। वो जिस सीएम के बारे में बता रहे थे, वो जानते हैं किसका ट्वीट लिख रहे थे? वो उसी के पहले सीएम गोपीनाथ बारदोलोई जी के द्वारा ट्रांसलेटेड का वो सीएम वो लिख रहे थे और उसका ट्रांसलेशन गलत हो गया था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, वो आप इस सीएम की बात कर रहे थे या उस सीएम की बात कर रहे थे? इसलिए कई बार ऐसा हो जाता है कि उस विषय की जानकारी आधी अधूरी होने के कारण यह समस्या आती। मगर मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, इसी कांग्रेस पार्टी के एक नेता थे, आवश्यकता होगी तो मैं जगह का नाम, वर्ष तो बता ही देता हूं, 2018 में विधानसभा चुनाव में, और इसका न्यूज भी अवेलेबल है, वीडियो भी अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, मोदी जी का नाम लेके हिंदू धर्म के बारे में कहते हैं, ये इनकी जाति क्या है पता है आपको? इनको हिंदू धर्म के बारे में पता है। फिर उमा भारती जी का नाम लेते हैं, फिर हमारे और ओबीसी नेताओं का नाम लेते हैं, फिर कहते हैं इनको कुछ पता होता है, फिर अपनी जाति का नाम लेते हैं, ये सिर्फ हमको पता होता है। मान्यवर, इस ढंग की बात मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर किसी भाजपा के नेता ने बोल दिया होता तो जैसे वो एक गाना था ना, आरा हिले छपरा हिले, ये दिल्ली मुंबई नहीं लंदन न्यूयॉर्क हिल गया होता, दुनिया के समुद्रों में सुनामी आ गई होती, पर आपने उनको विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया। यह मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो मौके पर परिस्थिति के अनुसार ये अपना समय बदलते रहते हैं, और इसके बाद अगर आवश्यकता हो तो ये चीज जाकर वेरीफाई की जा सकती है। और यहां मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि ये विचार कांग्रेस पार्टी का आज जो है ये हमेशा से था। आज कितने संयोग की बात थी कि जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा था, तो आपको ध्यान है, शायद हमारे बहुत से लोगों को न ध्यान हो तो मैं बता दूं, 22-23 दिसंबर 1949 की रात को जब श्री रामलला प्रकट हुए थे, तो उसकी सबसे पहली गवाही किसने दी है? यानी जो लाइट दिखी थी वो बताई थी एक यूपी पुलिस का सिपाही था अब्दुल बरकत। अब्दुल बरकत ने यह गवाही दी है कि उसे दिव्य रोशनी दिखाई पड़ी, और उसके बाद जब वो दिव्य रोशनी हटी तो वहां श्री रामलला विराजमान थे। और जो पैरोकार था इकबाल अंसारी बाबरी पक्ष का, देखिए उसको भी इनवाइट किया गया और वो आ भी गया। अब्दुल बरकत को रोशनी दिख गई मगर इनको रोशनी अभी तक नहीं दिखी। इकबाल अंसारी जो था वो आ गया रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में, उसका तो इकबाल बुलंद हो गया, इनका इकबाल नहीं बुलंद हो पाया, जमींदोज रह गया। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि ये किस आधार के ऊपर ये निर्णय लेते हैं। वैसे इसमें भी इनको कोई नई बात नहीं है मान्यवर, ये इनकी समस्या पुरानी है। 24 अप्रैल 1951 को पंडित नेहरू जी ने जाम साहब दिग्विजय सिंह, जो सौराष्ट्र के राज्य प्रमुख थे, लाइक चीफ मिनिस्टर ऑफ टुडे, उनको लेटर लिखा था सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन पे कि मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। मुझे इस बात का बहुत कष्ट है कि हमारे कुछ मंत्रिमंडल के सहयोगी जा रहे हैं, और मैं, उन्होंने कहा कि आई एम ट्रबल्ड बाय दिस रिवाइवलिज्म, ये वर्ड है, यानी मैं इस पुनरुत्थान से बहुत दुखी और समस्या में हूं। मगर साहब, हुई है वही जो राम रचि राखा, जो होना था वो हो गया। और मगर यह दर्शाता है कि जो आज की यह प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति गांधी जी की नहीं थी। गांधी इस देश की धर्म संस्कृति को मानते थे, नेहरू जी की सोच अलग थी। तो मैं कह सकता हूं कि आज की कांग्रेस गांधी जी की सोच से ज्यादा नेहरू जी की सोच के ऊपर चलती है, इस कारण से यह समस्या आती है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मैं एक उदाहरण और कोट करना चाहता हूं मान्यवर, यह भी सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 में है। 1959 में उन्होंने कहा, मैं कोट कर रहा हूं, किसी को समस्या हो तो मैं रेफरेंस के साथ बोल रहा हूं। ललित कला अकादमी में वो भाषण देते हुए कहते हैं, मिस्टर हुमायूं कबीर रिफर्ड टू द ग्रेट टेम्पल्स ऑफ साउथ एंड ताजमहल, बट वेन एवर आई गो टू साउथ, टेम्पल्स ऑफ साउथ, इन स्पाइट ऑफ देयर ड्यूटी आई कैन नॉट स्टैंड, आई फील सप्रेस्ड। और दूसरी तरफ कहते हैं, बट जब मैं ताजमहल देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी लगती है। सेम उसमें, और ये ऑल इंडिया रेडियो के जो टेप्स अवेलेबल हैं नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में, उसमें भी अवेलेबल है 1959 के उस टेप्स में।
यह सिर्फ मैंने बताने का प्रयास किया कि यह सोच इस प्रकार की थी जो भारत की वास्तविक शक्ति और सत्ता को उभरने न देने के लिए थी, और इस कारण से इनकी सोच ऐसी रही। हमारी सोच क्या थी, मैं एक छोटी सी बात कहूं। प्रधानमंत्री जी ने उन सारे श्रमिकों का सम्मान किया, उन पे पुष्प वर्षा की, और ताजमहल के बारे में क्या कहानी है कि श्रमिकों के हाथ कटवा दिए गए थे। और मुझे आश्चर्य है कि जो लोग सर्वहारा की सिद्धांत की बात करते वो उस कहानी को जुलाइज करते थे, और सोचिए हमारे दिमागों में कैसे बैठा दिया गया कि हमें वो सही लगने लगा कि वो एक अच्छी बात थी। यानी एक प्रधानमंत्री जो एक मंदिर निर्माण में जुड़े हुए श्रमिकों का सम्मान कर रहा, उस पर पुष्प बरसा रहा है, वह तो गलत था, और हाथ कटवाना सही था। मुझे लगता है वो महिमा मंडन करने लायक था, उसे देखने में आनंद की अनुभूति होती थी। मुझे लगता है कि यह समस्या सोचनी चाहिए। और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बात और मान्यवर, ये लोग कहते हैं भाई जातिगत जनगणना कराइए, बिल्कुल अच्छी बात है, पर पहले तो बताइए जातिगत जनगणना रोकी किसने थी, किसका निर्णय था ये 1951 में नेहरू जी का निर्णय था ना, और उस समय तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, क्योंकि चुनाव तो 52 में हुए। और फिर हमने बचपन में सभापति महोदय सुना, इंदिरा जी के जमाने में कांग्रेस की क्या सोच थी, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। राजीव गांधी जी के जमाने में क्या था, 6 दिसंबर 1990 को इसी सदन में मंडल कमीशन का विरोध करते हुए राजीव गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती, हमारा नारा है जात पे ना पात पे, मोहर लगेगी हाथ पे। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं, नेहरू जी सही थे कि इंदिरा जी सही थी कि राजीव जी सही थे, या आज के आपके कुल गौरव सही हैं, या दोनों सही थे? जैसी मौका मिल जाए वैसा सही था। तो मैं कहना चाहूंगा कि एक जमाने में जो पार्टी कहती थी जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, वो अपने पुरखों की बात को धर के लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे।